सूखा रेगिस्तान है और दूसरी तरफ एकदम घने। नमस्कार। कभी ये सोचा है कि अपने भारत में एक तरफ तो सूखा रेगिस्तान है और दूसरी तरफ एकदम घने हरे भरे जंगल, मतलब इतनी ज्यादा वैरायटी। तो आज ना हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि आखिर हमारे देश के जंगलों में इतनी विविधता है तो क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के जंगल सच में एक बहुत बड़ी पहेली की तरह हैं, मतलब एक विशाल हरे भरे रहस्य जैसा। और आज हम क्या करेंगे? हम इसके सभी टुकड़ों को एक एक करके जोड़ने की कोशिश करेंगे। और देखिए, इस पहेली का जो सबसे बड़ा सवाल है ना, वो यही है कि भाई ऐसा क्यों है कि राजस्थान में तो हमें मिलते हैं कैक्टस जैसे कांटेदार पौधे, और वहीं दूसरी तरफ केरला में चले जाओ तो दूर दूर तक फैले घने हरे जंगल। मतलब इतना बड़ा अंतर क्यों है दोनों में। और पहेली सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, और भी सवाल हैं। जैसे हिमालय में वो ऊंचे ऊंचे पाइन और देवदार के पेड़ ही क्यों उगते हैं, कुछ और क्यों नहीं? या फिर ये सोचिए, सुंदरबन के पेड़ वो पानी के अंदर जिंदा कैसे रह लेते हैं? आखिर ऐसी क्या चीज है जो हर जगह के पेड़ पौधों को इतना खास, इतना यूनिक बना देती है? चलिए निकलते हैं इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने। अच्छा, तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए ना सबसे पहला कदम है एक बहुत जरूरी शब्द को समझना, और वो शब्द है प्राकृतिक या नेचुरल। आखिर इसका मतलब होता क्या है? तो देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का मतलब बहुत सीधा सा है। ये वो पेड़ पौधे हैं जिन्हें इंसानों ने नहीं उगाया, मतलब वो किसी की मदद के बिना खुद ब खुद वहां उगे हैं। और ये कोई कल परसों की बात नहीं है, ये हजारों सालों से उसी माहौल में है। और वहां के मौसम, मिट्टी, पानी, सबके हिसाब से इन्होंने खुद को पूरी तरह से ढाल लिया है। इसको ना एक बहुत आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक आम का पेड़ है जो जंगल में अपने आप उगा है, किसी ने उसे नहीं लगाया। वो है प्राकृतिक वनस्पति। लेकिन वही आम का पेड़ अगर किसी बगीचे या खेत में लगाया गया है तो वो प्राकृतिक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे इंसानों ने उगाया है। मतलब एक को कुदरत ने बनाया और दूसरे को इंसानों ने। अच्छा, तो अब ये तो समझ में आ गया कि प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है। पर असली सवाल तो ये है कि इसे कंट्रोल कौन करता है। मतलब वो कौन सी ताकतें हैं जो ये तय करती हैं कि भाई किस जगह पर कौन सा पेड़ उगेगा। देखिए, असल में किसी भी जगह के पेड़ पौधों को कंट्रोल करने वाली मुख्य रूप से बस दो ही चीजें हैं। पहली, वहां की जलवायु, मतलब मौसम कैसा रहता है। और दूसरी, वहां की जमीन, मतलब कि मिट्टी कैसी है और जमीन का प्रकार कैसा है, पहाड़ी है या मैदानी। तो पहले बात करते हैं जलवायु की। जरा सोचिए, किसी भी पौधे को उगने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले पानी, यानी कि बारिश। फिर एक सही तापमान, मतलब न बहुत ज्यादा गर्मी न बहुत ज्यादा ठंड। और हाँ, धूप, सूरज की रोशनी। बस ये तीनों चीजें मिलकर ही किसी भी जगह की जलवायु बनाती हैं। और जो दूसरा बड़ा कंट्रोलर है, वो है जमीन खुद। इसमें दो बातें आती हैं। एक तो जमीन का प्रकार, कि वो जगह पहाड़ी है या फिर समतल मैदान है। और दूसरी चीज है वहां की मिट्टी। मिट्टी कैसी है, रेतीली है, उपजाऊ है या फिर दलदली है। ये सारी चीजें मिलकर तय करती हैं कि वहां पर आखिर उगेगा क्या। तो अब जब हम इन कंट्रोल फैक्टर्स के बारे में जान गए हैं तो मजा आएगा। चलिए, भारत की एक हरी भरी यात्रा पर निकलते हैं और खुद देखते हैं कि ये सारे फैक्टर्स मिलकर असल में कैसे इतने अलग अलग तरह के जंगल बनाते हैं। तो हमारी इस यात्रा का पहला स्टॉप है विशाल हिमालय। याद है ना, शुरू में हमने सवाल उठाया था कि यहीं पर पाइन और देवदार के पेड़ क्यों उगते हैं। बस अब उसका जवाब खोजने का टाइम आ गया है। तो यहाँ का राज छुपा है ऊंचाई और ठंड में। देखिए, हिमालय की बहुत ज्यादा ऊंचाई और कम तापमान की वजह से यहाँ पर शंकुधारी, मतलब कोन के शेप वाले पेड़ उगते हैं, जैसे पाइन और देवदार। इनकी जो पत्तियां होती है ना, वो नुकीली होती हैं और शाखाएं ढलान वाली, ताकि जब बर्फ गिरे तो वो आसानी से फिसल जाए और पेड़ जिंदा रह सके। कितना स्मार्ट अडेप्टेशन है ना। चलिए, अब ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से सीधे उतरते हैं नीचे राजस्थान के गर्म तपते रेगिस्तान में। और यहाँ की कहानी तो हिमालय से एकदम, मतलब बिल्कुल ही उल्टी है। यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पानी की जबरदस्त कमी और रेतीली मिट्टी। अब क्योंकि बारिश बहुत ही कम होती है तो यहाँ पर कैक्टस जैसे कांटेदार पौधे उगते हैं। इन्होंने जिंदा रहने का एक कमाल का तरीका निकाला है।
इनकी पत्तियां ही कांटों में बदल गई हैं ताकि पानी भाप बनकर कम से कम उड़े और ये इतने कम पानी में भी सरवाइव कर सकें। ओके, तो अब रेगिस्तान की तपती गर्मी से निकलते हैं और चलते हैं दक्षिण में केरल के एकदम हरे भरे लहलहाते तटों की ओर। यहाँ का नज़ारा तो रेगिस्तान से सोच भी नहीं सकते, इतना अलग है। यहाँ का सीक्रेट मंत्र है खूब सारी बारिश और साल भर गर्मी। बस इसी कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ मिलते हैं घने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और इन्हें सदाबहार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पेड़ कभी भी एक साथ अपनी सारी पत्तियां नहीं गिराते, इसीलिए जंगल हमेशा साल के 365 दिन हरा भरा दिखता है। और अब हमारी इस यात्रा का आखिरी पड़ाव, एक ऐसी जगह जो दुनिया में सबसे अनोखी है, सुंदरबन डेल्टा। कमाल की बात यह है कि यहाँ के पेड़ खारे पानी में खड़े रहते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर इनके जिंदा रहने का राज क्या है? तो इसका जवाब छिपा है यहाँ की दलदली और खारी मिट्टी में। ये घर है मैंग्रोव पेड़ों का, और इन पेड़ों ने खुद को इतने अद्भुत तरीके से ढाला है कि इनकी जड़ें जमीन से बाहर निकल आती हैं और सीधे हवा से ऑक्सीजन लेती हैं। सोचिए, इसी वजह से ये पानी में डूबे रहने के बाद भी बड़े आराम से जिंदा रह पाते हैं। तो हमने भारत के अलग अलग कोनों की एक छोटी सी यात्रा कर ली और देखा कि यहाँ कितनी अलग अलग तरह की वनस्पतियां हैं। पर अब आते हैं असली सवाल पर। आखिर ये डाइवर्सिटी, ये विविधता इतनी जरूरी है क्यों? इसका जवाब ना बहुत ही सरल और खूबसूरत है, क्योंकि हर तरह का जंगल एक अलग तरह का घर होता है। जैसे हिमालय के जंगलों में हिम तेंदुए मिलते हैं, तो वहीं सुंदरबन के मैंग्रोव्स रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। सीधी सी बात है, पौधों की विविधता ही जानवरों की विविधता को जन्म देती है। एक के बिना दूसरा मुमकिन नहीं। और ये जानकर शायद हैरानी हो कि भारत में मोटे तौर पर 5 से भी ज्यादा प्रमुख प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। ये हमारे देश की जो इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी है, यानी जैव विविधता, उसका सबसे बड़ा सबूत है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो भूगोल है वो देश के हर कोने में एक अलग हरी कहानी लिखता है, और हर एक जंगल, हर एक पौधा उस कहानी का एक बहुत ही ज़रूरी और कीमती हिस्सा है। और अब जाते जाते एक सवाल, जिस तेज़ी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु बदल रही है, क्या लगता है भविष्य में भारत का ये जो हरा भरा नक्शा है ये कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।